नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपू दुग्गल फिर से दुग्गल वैली ऑफ स्वराज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले आपको कवियों के बारे में बताया कि हमारे पास कितने कवि हैं, संस्कृत के कितने कवि हैं, आधुनिक के कितने कवि हैं और जितने भी हैं जो भी रीतिकाल मध्यकाल के जितने भी जो कवि हैं उनके बारे में मैंने पहले बताया। उसके बाद हमने हिंदी भाषा का जो सबसे प्रमुख जो पहला जो मुख्य चैप्टर होता है जिसके बारे में हम कहें कि बेसिक होता है, उसके बारे में हमने जाना कि हिंदी भाषा के मुख्य जो तथ्य है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम जो हमारे पास हिंदी भाषा के जो मुख्य तथ्य थे उनके बारे में हमारे पास छोटा सा जो इसका भाग और बच गया था, उसके लिए हमने इस वीडियो को दोबारा से हमने बनाया है। तो आप सभी दोस्तों से फिर से करता हूँ मैं गुजारिश कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको और वीडियो अच्छे से ला सकें। तो हम पहुँचे थे कि हमने तो जैसा रिवीजन कर लेते हम छोटी छोटी चीज़ों को कि हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में बोली जाती है। और हिंदी को जो जो भाषा है, हिंदी के आधार पर जो भाषा है, इसको हम आकृति के आधार पर वियोगात्मक और विश्लिष्टात्मक भी भाषा कहते हैं। और साथ में भाषा परिवार के आधार पर हिंदी की जो परिवार के जो भाषा है वो सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार है। इसमें 4 परिवार पाए जाते हैं। सबसे पहले भारोपीय परिवार है, दूसरा द्रविड़ीय परिवार है, तीसरा हमारे पास ऑस्ट्रिक परिवार है और चौथा हमारे पास चीनी तिब्बती परिवार है। और साथ ही साथ में हमने देखा है कि हमने भारतीय परिवार में जो बोलने वालों की संख्या 73% है। और उसके बाद जो हमारे पास द्रविड़ीय परिवार में बोलने वालों की संख्या 25% है। और उसके बाद जो ऑस्ट्रिक परिवार में जो बोलने वालों की संख्या वो 1.3% है। और उसके बाद जो हमारे पास चीनी तिब्बती परिवार की जो बोलने की संख्या है वो 0.7% है। तो हम अब आगे रुख करते हैं। तो हमारा आगे का जो ये तो थोड़ा जैसा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट था हमारे पास कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत का अन्य क्या नाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है इसको। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत का अन्य क्या नाम है, वो छांदस है इसका अन्य नाम। और छांदस नाम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है, ये यास्क द्वारा प्रयुक्त किया गया है। देखो दोस्तों, हमने क्रमबद्धता से इसको लिया है कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न भी तैयार किया हुआ है। तो उसके बाद लौकिक संस्कृत फिर आते हैं। लौकिक संस्कृत का अन्य क्या नाम है, लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत भाषा है। तो ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लौकिक संस्कृत का जो अन्य नाम है वो संस्कृत भाषा है। और साथ में हम संस्कृत भाषा नाम जो किसके द्वारा प्रयुक्त किए गए, जो संस्कृत भाषा नाम है, तो बहुत सभी को पता होगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि जो संस्कृत भाषा का जो नाम है किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया वो पाणिनि द्वारा किया गया है। पाणिनि द्वारा किया गया है। और फिर वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल क्या रहा है। वैदिक संस्कृत का प्रयोग काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व रहा है। और उसके बाद हमारे पास लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत का प्रयोग हमारे पास 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक रहता है। और उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो हमारे पास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब लगता है हमारे पास मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा के जो अंतर्गत आने वाली जो पाली का प्रयोग काल जो रहा है वो 500 ईस्वी पूर्व रहा है। प्रश्न इस तरह से बनता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली पाली का प्रयोग काल क्या रहा है। ये हमारे पास 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहा है। तो उसके बाद आता है हमारे पास मध्य भारतीय आर्य भाषा, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो अंतर्गत आने वाली जो प्राकृत का प्रयोग होता है वो प्राकृत उसका क्या काल रहा है, उसका काल रहा है उसका इसका जो काल रहा है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक रहा है। तो उसके बाद हमारे पास भारतीय
मध्य भारतीय आर्य भाषा के जो अंतर्गत आने वाले तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश का जो प्रयोग काल रहा है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा है। और इसका अबहट काल प्रयोग रहा है वो 900 से लेकर के 1100 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन है? जो हमारे भारत की जो पहली जो देश भाषा है, देश जो भाषा वो कौन सी है? ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत की जो अपनी जो भाषा है वो प्रथम भाषा कौन सी है? वो है हमारे पास प्राकृत है, हमारे पास प्राकृत काल यानी कि पाली जो भाषा है हमारे पास, ये हमारी जो है अपने देश की देशज भाषा है। उसके बाद भगवान बुद्ध के बारे में हम जानते हैं। भगवान बुद्ध के सार उपदेश किस भाषा में है? ये बिल्कुल सारे पाली भाषा में है, पाली में है। और भगवान महावीर के सारे जो उपदेश है वो प्राकृत में है। इनमें किसी भी तरह को कोई संशय किसी को भी नहीं होना चाहिए कि भगवान जो बुद्ध है इनके जितने भी सारे उपदेश वो पाली में है और भगवान महावीर के जितने उपदेश है वो प्राकृत में है। तो उसके बाद हम अवहट के अंतर्गत आने वाले विशेष टिप्पणी की भाषा जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? संक्रमण कालीन और संक्रांतीय कालीन भाषा जो है वो इसके अंतर्गत आती है। और उसके बाद हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जाते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी का काल, प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल क्या रहा है? इसमें बताते हैं कि कौन सा काल रहा है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो हिंदी का प्राचीन काल रहा है वो कौन सा काल रहा है? वो है 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। दोस्तों मुझे लगता है कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है, पर अगर फास्ट हुआ तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में भी, हम आराम से करेंगे। ऐसा कोई दौड़ नहीं है कि आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि मध्यकालीन हिंदी का काल। देखो हमने आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा, हमने क्रमबद्धता तरीके से बनाई है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हमने कुछ एक प्रश्न किए और उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में, और अब हम चले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में जान रहे हैं। और इससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि पहले जो स्टेप में हमने जो भाषा परिवार जो पढ़े थे इसमें हमारे पास तीन जो यही थे ऊपर आर्य भाषा के जो है किन तीन में विभक्त जो आर्य भाषा के जो तीन काल है वो आर्य भाषा के तीन काल यही है। कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये रिवीजन के लिए था थोड़ा, जैसा आप थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो। और इसमें फिर आधुनिक आर्य भाषा में 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक रहता है। और मध्यकालीन हिंदी का जो काल है वो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रहता है। आधुनिक हिंदी का जो काल है वो 1850 ईस्वी से अब तक चला हुआ है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की जो आदि जननी बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है कि हिंदी की जो है आदि जननी भाषा किसे माना जाता है? वो संस्कृत को माना जाता है। और साथ ही में हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो हिंदी भाषा है वो इतिहास का जो आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। और उसके बाद संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होते हुए किस भाषा तक पहुंची है? अपभ्रंश भाषा तक पहुंची। और उसके बाद अपभ्रंश अपहट से गुजरती हुई किस भाषा का रूप लेती है? ये हमारे पास कौन सा रूप लेती है? ये हमारे पास प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। और हिंदी का विकास, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा कि हिंदी का विकास क्रम क्या है? क्योंकि नेट सेट में ज़्यादातर क्रम के बारे में पूछते तो इसमें हम थोड़े जैसे कन्फ्यूज़ होते हैं। इसमें देखना आपने हिंदी का जो विकास क्रम क्या रहा है। इसमें सबसे पहले हमारे पास संस्कृत रही, फिर पाली रही है, फिर प्राकृत रही है, और उसके बाद हमारे पास अवहट रही है, और उसके बाद लास्ट हमारे पास प्राचीन प्रारंभिक हिंदी आती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद ना आए। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई गलती रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएं, हम उस गलती को दोबारा से सुधारेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी आई हो। लास्ट में मैं एक बार से फिर से दोबारा से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल दुगल वैली ऑफ स्वराज को
सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम अगली बार जो नई वीडियो आए वो हमारे जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मुझे दीजिए आप अपने दोस्त दीप दुगुल को इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।